नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह समाज में बड़ा संवेदनशील विषय बनता जा रहा है, क्योंकि जब हम इस विषय पर बात शुरू करते हैं, बात विचारों पर न होकर के, तर्क पर न होकर के भावनात्मक हो जाती है और इसमें बहुत जल्दी दो पक्ष बन जाते हैं। क्योंकि मैं अधिकतर विद्यार्थियों के बीच में रहता हूं और जब कभी भी विद्यार्थियों के बीच में ये चर्चा प्रारंभ करने की कोशिश की जाती है तो तत्काल रूप से विद्यार्थी दो समूह में बंट जाते हैं और ये लोग और वो लोग में बंट जाते हैं। इतना तेजी से विभाजन किसी और विषय में हमने नहीं देखा। आज मैं आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहा हूं। आरक्षण एक समाज को सहयोग करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आज वो राजनीतिक रूप से इतना संवेदनशील विषय बन चुका है और समाज में इतनी गहराई से बैठ चुका है कि अब उस पर हम तार्किक बहस नहीं कर सकते। क्योंकि आरक्षण एक बहुत अच्छे सामाजिक उपाय के रूप में सामने आया है। समाज विज्ञान के विद्यार्थी बताते हैं कि पिछले 100-200 सालों में सामाजिक बदलाव करने के लिए जो कार्य किए गए, उसमें ये जो कार्यक्रम है इसने बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन किया है। आरक्षण चूंकि भारत में तो जाति आधारित है, अब भारत के अलावा जो आस पड़ोस के देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे देश, बर्मा, म्यांमार, ये सारे देश एक जमाने में भारत भूमि के ही थे। तो जो सामाजिक संरचना यहां पर थी वही सामाजिक संरचना वहां पर भी थी। आज हम देखना चाहेंगे कि आरक्षण भारत के अलावा भी कहीं और है क्या, किसी और देश में है क्या। तो पड़ोसी देशों की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वह हमारे जैसी ही थी। उसके अलावा हम देखते हैं हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, तो वो तो धर्म के आधार पर बहुत उथल पुथल वाला देश है, तो वहां आरक्षण हो या ना हो उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। उसके अलावा आता है चीन। चीन चूंकि बहुत समृद्ध सामाजिक और राष्ट्रीय और सांस्कृतिक देश रहा है। अब चीन में आरक्षण किस रूप में है इसके बारे में, चूंकि चीन एक कवर्ड नेशन है, यानी चीन अपनी जो बात जो चाहता है वही बताता है, तो उसका भी अध्ययन हम गहराई से नहीं कर सकते। तो हम पूरी दुनिया का आरक्षण के आधार पर अध्ययन करना चाह रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश, उसके बाद में पश्चिमी देश, तो उसके अलावा हम देखते हैं कि अमेरिका, कनाडा और मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी आरक्षण पाया जाता है। अफ्रीकी देशों में ब्राज़ील और अर्जेंटीना, वहाँ पर भी आरक्षण पाया जाता है। तो वहाँ पर किस रूप में आरक्षण पाया जाता है? सबसे पहले हम अमेरिका को लेते हैं। वहाँ पर आरक्षण को अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। अब अफर्मेटिव एक्शन में यह है कि वहाँ के समाज जो बटा हुआ है, वो समाज दो वर्गों में स्किन के रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर बटा हुआ है, काले और गोरे। और अब्राहम लिंकन से पहले तक कालों को गुलाम बनाना, यानी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था। हमें याद है कि 1960 तक तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे, ब्लैक्स को कोई अधिकार नहीं थे, बसों में पीछे बैठने के लिए कहा जाता था, ब्लैक लाइफ कोई मैटर नहीं रखता था। तो उन सबको सहयोग देने के लिए एक प्रकार के सामाजिक अंक प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक अंक के बारे में बता दें कि वहाँ पर एक सोशल स्ट्रक्चर है अमेरिका में, जहाँ हर नागरिक को कुछ अंक प्रदान किए जाते हैं। उसके आधार पर उसके शिक्षा पर, उसके टैक्स पर और पर सब पर छूट दी जाती है। तो ब्लैक्स को विशेष अंक प्रदान किए जाते हैं, चूंकि उनके साथ पिछले जमाने में बहुत भेदभाव हुआ है। और आरक्षण की जो मूल नीति है वो यही थी कि समाज में दो वर्ग थे, शोषक और शोषित। तो शोषक वर्ग के द्वारा जो प्रताड़ित लोग हुए, वो शोषित वर्ग को अब आरक्षण देकर के उसको लाभ देना चाहते हैं। तो अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन के तहत उनको विशेष अंक प्रदान किए जाते हैं और विशेष अंक देकर के उनका ध्यान रखा जाता है, जिसमें नाटक, फिल्म
और भी कोई प्राइवेट कंपनी है वहां पर उनका ध्यान रखा जाता है। ये थोड़ा अच्छे लेवल पर था, अच्छे विस्तार में था ट्रंप महोदय के आने से पहले। उसके प्राइवेट कंपनी में अंक प्रदान किए जाते थे, उससे टैक्स में छूट मिला करती थी। लेकिन जब से ट्रंप महोदय आए हैं तब से ये रंग भेद वाली नीति वापस चरम पर आ गई है, जिसमें स्पेनिश, हिस्पेनियन और भारतीयों को भी थोड़ा बहुत अफर्मेटिव एक्शन के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती थी, वह अब धीरे धीरे कम कर दी गई है। इस वहां का समाज अभी तक आरक्षण का जो अफर्मेटिव एक्शन का जो आरक्षण है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ब्लैक लाइफ मैटर्स जो कालों ने अभी वापस ब्लैक्स ने अभी शुरू किया था उसको आप अच्छे से जानते हैं। ये तो हो गया अमेरिका की बात। अमेरिका के साथ में देश पड़ता है कनाडा। कनाडा चूंकि अमेरिका के साथ वैसा ही राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो जो कार्यक्रम अमेरिका में स्थापित होते हैं वही कार्यक्रम कनाडा उसको अपनाता है। लेकिन कनाडा उसे थोड़ा और ज्यादा लिबरल है और वह भी एक प्रकार का अफर्मेटिव एक्शन करता है, जिससे हमारे यहाँ से जाने वाले जो सिख हैं उनको रोजगार में अवसर प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्राजील को। तो ब्राजील में आरक्षण को वेस्टिबुलर कहा जाता है, क्योंकि ब्राजील में जो समाज है वो आर्थिक आधार पर बहुत उसमें भेदभाव है। तो वहां पर जो मूल अफ्रीकी हैं, ब्राजील के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, फ्रांस का चूंकि उपनिवेश रहा तो फ्रांस के लोग भी हैं, तो वहां पर जो मूल लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनके लिए विश्वविद्यालयों में 50% जो सीटें हैं वह रिजर्व है, और ब्राजील उन मूल और गरीब अफ्रीकी परिवारों को आरक्षण प्रदान करता है। ब्राजील चूंकि हमारे ही तरह एक संघीय देश है, तो वहां के जो राज्य हैं वो भी ब्लैक्स के लिए और मिक्स्ड के लिए और मूल निवासियों के लिए। मूल निवासी तो वहां के ब्राजील के अफ्रीकी हो गए, मिक्स्ड यानी जो फ्रांस से और अफ्रीका के मिलन से बने वो मिक्स्ड हुए, और ब्लैक्स वहां पर है ही। तो ये ब्राजील के अंदर वेस्टिबुलर नामक व्यवस्था के तहत आरक्षण प्रदान किया जाता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण देश दक्षिण अफ्रीका, जो रंग भेद के आधार पर सबसे ज्यादा नस्लीय भेदभाव करता था। और क्योंकि हमारे एक अच्छे लीडर के कारण, ब्लैक्स के अच्छे लीडर के कारण, मंडेला के कारण, मंडेला जी ने जो कार्यक्रम किया, मंडेला जी बहुत लंबे समय तक इस नीतियों, इस भेदभाव का शिकार होकर के जेल में रहे, और जब वो वापस आए बाहर, और बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की, तो उन्होंने ब्लैक्स के लिए बहुत काम किया। और अब भी वो जो राजनीतिक सत्ता उनकी स्थापित हो चुकी है, लेकिन अब भी एक उदाहरण बताया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम में कम से कम 5 लोग तो व्हाइट होंगे ही। तो वहां ये एक प्रकार का व्हाइट को आरक्षण हो गया। इतने सालों के नस्लीय भेदभाव के बावजूद अब वहां व्हाइट्स आरक्षण ले रहे हैं। धीरे धीरे वह बढ़ रहा है और वो भी एक बराबरी के स्तर पर आएगा। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो मलेशिया की राष्ट्रीय नीतियों में एक नीति है कि वो सस्ते घर और सरकारी नौकरी में मलेशिया के लोगों को आरक्षण प्रदान करता है। वो इसलिए कि मलेशिया की आबादी में 23% चीनी है, 7% भारतीय मूल के लोग हैं, और 60% जनसंख्या ही मलेशिया की है। तो मलेशिया अपने लोगों के लिए सस्ते घरों के लिए और उनको सरकारी नौकरी देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखता है। इसके अलावा चीन की जब हम बात करें तो वहां पर कुछ आदिवासी लोग, कुछ उनके मूल विशेष जातियां हैं जो बहुत पौराणिक है, माओ के जमाने में जिनको बहुत प्रताड़ित किया गया, ऐसे 8 से लेकर के 12% जातियों को चीन में भी आरक्षण प्रदान किया जाता है। प्राइवेट नौकरियों में उनको, सरकारी नौकरियों में उनको, भूमि भवन में उनको विशेष छूट प्रदान की जाती है और उनको नौकरियां प्रदान की जाती है। उसके अलावा उन समुदाय के लोगों को फ्री में ट्यूशन किया जाता है, जिसे हम वजीफा कहते हैं, स्कॉलरशिप कहते हैं, वह भी चीन में दिया जाता है। और वह भी अब अपनी आर्थिक नीतियों को जब बहुत तेजी से ऊपर ले जा रहा है तो वह समाज के सभी लोगों का सहयोग चाहता है, इसलिए वह उनको वजीफा देकर के, स्कॉलरशिप देकर के अपने समाज में जोड़ना चाहता है। और वैसे विशेष की जो चीन की जो विशेष राजनीतिक स्थिति है उससे हमें उसके बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जापान में बुस्किमन और कोरियन लोगों को नौकरी में और व्यापार में आरक्षण प्रदान किया जाता है। अब कोरियन लोगों को आरक्षण क्यों प्रदान किया जाता है? क्योंकि वर्ल्ड वार के दौरान कोरिया के साथ जापान का बिहेव बहुत ही गलत तरीके का था, मानवीय नहीं था। इसलिए अब उस शर्म को मिटाने के लिए जापान अपने यहाँ जो कोरिया के लोग हैं और जो उनकी जाति है
मुस्लिम उनके लिए आरक्षण 5% आरक्षण सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में रखता है। इसके अलावा कनाडा में अगर कोई शारीरिक रूप से अक्षम है तो उनके लिए भी 6 से लेकर के 45% तक आरक्षण है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में आरक्षण कोटा प्रणाली के तहत है। पाकिस्तान की कोटा प्रणाली में मेरिट के आधार पर आपको स्थान नहीं दिया जाता। वहां प्रांतों की कोटा बने हुए हैं, वहां जातियों के कोटा बने हुए हैं, उसके आधार पर सिविल सेवा में चयन किया जाता है। यानी पंजाब से इतने लोगों को चयन किया जाएगा, बलूचिस्तान से इतने लोगों को चयन किया जाएगा, सिंध से इतने लोगों को चयन किया जाएगा। यानी वो जो सबसे बड़ी सर्विस है सिविल सेवा, उसमें मेरिट न करके वह प्रांत को महत्व देता है, जिसको कोटा प्रणाली कहते हैं। यह नेपाल में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है और बांग्लादेश में भी होता है। अभी बांग्लादेश में कुछ समय पहले आरक्षण को लेकर के एक संग्राम हुआ और राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन हुआ। वह आरक्षण क्या था? वह जब यानी बंगाल मुक्ति का जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भारत की सहायता से बंगाल को पश्चिमी पाकिस्तान से आजादी दिलवाई गई थी, और उसमें जो सत्ता थी, उसमें जो लीडर थे और जो लोगों के परिवारों के बुजुर्गों ने भाग लिया था, उन लोगों के परिवारों को विशेष आर्थिक आधार या सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण था। तो वो जो आरक्षण दिया गया उनमें अलग अलग श्रेणियां थी, और जिससे 2018 में हमें पता लगता है कि 56% नौकरियां आरक्षित हो गई थी। तो वहां के युवाओं में आक्रोश फैल गया और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा आरक्षण आप प्रदान कर रहे हैं। तो आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ, और सत्ता परिवर्तन के बाद में अब केवल 5% और 1% आरक्षण ही प्रदान किया जाता है। 5% अभी तक जो बांग्लादेश के मुक्ति में शामिल परिवार थे उनका कर दिया गया है। पहले उनका आरक्षण बहुत ज्यादा था, 29-30% था, वह 5% कर दिया गया है, और 1% उन्होंने कर दिया है आदिवासियों के लिए, और 4% उन्होंने अपने जो विकलांग है, विधवा है, उनके लिए उन्होंने यह आरक्षण रखा है। अब ऐसा का ऐसा आरक्षण न्यूजीलैंड में सकारात्मक आरक्षण मिलता है। आपने अभी कुछ समय पहले यूट्यूब पर एक महिला को न्यूजीलैंड की संसद में एक गीत गाते हुए और भाव भंगिमा बनाते हुए देखा होगा। वह महिला मायोरी जनजाति से आती है। तो उन मायोरी जनजाति के लोगों को, चूंकि वो मायोरी और पॉलिनेशियन जाति के जो लोग हैं वो न्यूजीलैंड की मूल लोग हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दें जो आबादी आई है, वह इंग्लैंड में जो कोई भी औपनिवेशिक काल के दौरान उत्पात करते थे, उनको वो जहाजों में भर के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेज देते थे, और उन लोगों ने वहां पर आकर के वहां के जो मूल नेटिव लोग थे उनका नरसंहार किया, और नरसंहार करके उनको अल्प या उनको जंगलों में खदेड़ दिया, और आज वो अपने उस पाप कर्म को छुपाने के लिए उनको आरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार से जर्मनी में भी आरक्षण की व्यवस्था है, जिसको जिम्नेशियम कहा जाता है। मैसेडोनिया में, अल्बानिया में भी आरक्षण दिया जाता है। नॉर्वे में पीसीएल बोर्ड है, जिसमें महिलाओं के लिए 40% आरक्षण दिया गया है। रोमानिया में शोषण के जो शिकार रोमन नागरिक थे, और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में चीनी लोगों को भी आरक्षण प्रदान है। इसलिए हमें कह सकते हैं कि विश्व में सभी जगह आरक्षण की व्यवस्था है। जहां पर भी एक शोषक समाज हुआ, एक शोषित समाज हुआ, और जब सत्ता में आए तो सत्ता में आने वालों ने यह समझा कि शोषित समाज को लाभ प्रदान किया जाए, उसको मरहम लगाया जाए, तो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। तो आज हम आरक्षण के बारे में यह सीखे हैं कि केवल भारत में ही शोषित समाज को सहयोग देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू नहीं की गई, पूरी दुनिया में आरक्षण शोषित समाज को सहयोग देने के लिए प्रदान किया गया। धन्यवाद।